असलकुम। वेलकम टू माई चैनल महरीन स्कैरी स्टोरीज़ 0.1। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए महरीन स्कैरी स्टोरीज़ 0.1 को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हैरतनाक और पुरस्कार कहानी। मेरा नाम शाहनूर है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि आपको ये कहानी सुनाऊं, कहीं मैं कहानी भूल ना जाऊं। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। आज इतवार का दिन है और ज़्यादातर लोग ऑफिस से छुट्टी पर होते हैं। हम 7-8 लड़के ऑफिस में मौजूद थे और सब लाइट्स बंद करके सुकून से काम कर रहे थे। आज हम काम से वक्फा लेकर बातें करने लगे तो मैं हॉरर मूवीज़ की बात करने लगा। इसी दौरान मेरे एक दोस्त ने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बताया जो आज तक उसके साथ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आपसे उसकी ज़बानी सुनाऊं। मैं बचपन से पतंग उड़ाने का बहुत शौकीन था। रोज़ सुबह हम छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे और मगरिब के वक्त नीचे आया करते थे। बस पूरा दिन यही काम होता था जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती थी। एक दिन हमें छत पर देर हो गई पतंग के पीछे लड़ने में। तो मगरिब के वक्त छत के पीछे एक गंदी गली होती है जहाँ सब घरों के गटर वगैरह होते हैं और वो बहुत पतली होती है। वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ से मेरी शर्ट पकड़कर किसी ने खींचा और मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया, लेकिन मैं संभल गया। पाँव लड़खड़ाए लेकिन काबू पा लिया। अभी मैंने खुद को संभाला ही था कि अचानक सामने से किसी अनदेखी मखलूक ने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर के बेहोश हो गया। जो मेरा कज़न मेरे साथ था उसने ये मंजर देखकर सबको बुलाया। मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटाया गया। जब मैं नहा कर आया तो मुझे बुखार हो गया और सर में चोट भी आई थी। मेरी आंखों में खून की लकीरें जम गई थी। सबको लगा कि गिरने की वजह से ये हालत है, लेकिन मेरी हालत मज़ीद ख़राब होने लगी। मेरे अब्बू जब काम से आए, माशाल्लाह वो 5 वक्त के नमाज़ी हैं और वो थोड़ा बहुत इल्म भी जानते हैं, तो उन्होंने मुझ पर दम किया और तकरीबन 2 घंटे बैठकर पढ़ते रहे। लेकिन उस वक्त मैं होश में नहीं आता था। ये सब मुझे मेरी अम्मी ने बताया। उस दौरान मेरी आंखें छत की तरफ देख रही होती थी और मेरा जिस्म बिल्कुल साकत रहता था। जब दम ख़त्म होता तो मैं सो जाता और सुबह उठकर बिल्कुल ठीक हो जाता। जैसे ही रात होती फिर वही सब कुछ होता। मेरी हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। अब्बू आकर दम करते लेकिन मेरी हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। फिर मेरे घर वाले मुझे एक मज़ार पर लेकर गए। वहाँ मुझ पर दम किया गया और मेरे सर पर रख कर एक लीमू काटा गया जिसमें से खून निकला। मेरे घर वाले बहुत डर गए, लेकिन उस दम के बाद कुछ दिनों के लिए मैं ठीक हो गया और बेहतरी की तरफ आने लगा। हफ्ते बाद जब हम शादी में जा रहे थे, बड़ी गाड़ी थी, AC 16 सीटर और पूरी फैमिली उसमें मौजूद थी। मैं और मेरे 2 दोस्त पीछे की तरफ सीट पर बैठे थे। औरतों ने खुशबू लगाई हुई थी जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा। तो मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने पानी लिया और पिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने ऐसी आवाज़ में कहा, गाड़ी रोको। जैसे मेरे अंदर से 3-4 लोगों की आवाज़ एक साथ निकल रही हो। और फिर मैं गाड़ी की खिड़की तोड़ने लगा। ड्राइवर ने फ़ौरन गाड़ी रोक दी। मेरे भाई और मामू ने टैक्सी रोकी ताकि मुझे घर ले जाएं, क्योंकि बाकी सब घर वालों का शादी में जाना ज़रूरी था। हम टैक्सी में बैठ गए। जो टैक्सी वाला हमें मिला वो दाढ़ी वाला एक उम्र रसीदा आदमी था। उसने मुझे देखकर फ़ौरन समझ लिया कि मुझ पर कुछ है। उसने मेरे मामू से कहा, आप इसे घर ले जा रहे हैं, ये वहाँ जाकर और बिगड़ जाएगा। मैं एक जगह लेकर चलता हूँ, वहाँ ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे मामू ने सोचा कि ये अजनबी आदमी न जाने कहाँ ले जाए, इसलिए वो मुझे घर ले आए। लेकिन वो टैक्सी वाला गली के एक कोने पर खड़ा रहा और ज़िद करता रहा कि ले चलो। लेकिन हम घर आ गए। घर आकर मैं थोड़ा ठीक हो गया। मैंने कहा, हम शादी में क्यों नहीं गए? भाई ने कहा, शादी कैंसिल हो गई, इसलिए हम घर आ गए। फिर मैंने कहा कि खाना ला कर दो, मुझे भूख लग रही है। भाई मेरे लिए आधा किलो बिरयानी ले आए और मैंने पूरी खा ली। फिर भी मुझे भूख लग रही थी। इतने में वही टैक्सी वाला दोबारा हमारे घर के दरवाजे पर आया और कहने लगा, ले चलो, मैं कह रहा हूँ। मामू ने कहा कि इसे अंदर बुलाओ और वो अंदर आया और फिर यही कहा, लेकिन मामू राज़ी नहीं हुए। टैक्सी वाले ने कहा, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ही कुछ करता हूँ। उसने मुझे सामने लिटा दिया और तस्वीर पर कुछ पढ़ने लगा। उसी दौरान मेरी तबीयत ख़राब होने लगी
میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگا اور کہنے لگا، اسے گھر سے نکالو، یہ کون ہے؟ میری آواز ایسی تھی جیسے اندر سے 3-4 لوگ بول رہے ہو۔ تب اسی ٹیکسی والے نے کہا، یہ مخلوق جو اس میں ہے یہ اپنے علاقے میں ہے اور یہاں یہ بہت طاقتور ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، بچہ ضائع ہو جائے گا، اسے وہاں لے چلو جہاں میں کہہ رہا ہوں۔ میرے ماموں نے سب سے مشورہ کرنے کے بعد حامی بھر لی۔ پھر وہ ہمیں اپنی ٹیکسی میں لے کر ایک جگہ لے گئے جو ایک آستانہ تھا جہاں ایسے مریضوں کا علاج ہوتا تھا۔ راستے میں اس ٹیکسی والے کو بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچے تو وہاں میرا علاج کیا گیا۔ ایک بزرگ نے اس مخلوق سے بات کی۔ اس مخلوق نے بتایا کہ اس نے میری فیملی پر واش روم کیا چھت سے کھڑے ہو کر۔ مغرب کے قریب جب ہماری فیملی کھانا کھا رہی تھی، وہ واش روم ہمارے کھانے پر گرا، جس کی وجہ سے میرے بچے بھوکے ہیں، اس لیے ہم اپنی بھوک اس کے خون سے مٹا رہے ہیں، اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات بالکل صحیح تھی کیونکہ میں نے واقعی گلی میں چھت سے کھڑے ہو کر واش روم کیا تھا۔ تو اس بابا نے ان مخلوق سے بات کی اور صلح کرنے کا کہا، جنہوں نے مطالبہ کیا کہ 2 کالے صحت مند بکرے، کلیجی اور دل اس جگہ رکھ دیے جائیں جہاں میں نے کھڑی ہو کر واش روم کیا تھا، اور کہا کہ یہ چھت اب ہمارا گھر ہے، آپ یہ سب وہیں چھوڑ دینا، 2 زندہ بکرے، دل اور کلیجی، اور کوئی بھی مغرب کے بعد چھت پر نہ آئے۔ اگر کوئی کام ہو تو گھر کا بڑا آئے، وہ بھی ہماری اجازت لے کر۔ اس پر ہم نے ان کے مطابق سب کچھ اسی جگہ پر رکھ دیا، 2 زندہ بکرے، دل اور کلیجی۔ اور وہ جن کی فیملی غیر مسلم تھی، اس کے اگلے دن جب ہم چھت پر گئے تو پوری چھت پر خون ہی خون تھا جو خشک ہو چکا تھا، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ہڈی نہ کچھ اور۔ اس کے بعد ہم نے چھت کو صاف کیا اور ان کے لیے وقف کر دیا۔ پھر میرے معاملات بہتر ہونے لگے۔ کچھ وقت کے بعد جب اوپر مکان بننا تھا تو ان سے اجازت لی گئی، اوپر تعمیر کی گئی اور ان کے لیے سب سے اوپر ایک الگ کمرہ بنایا گیا جہاں بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے اور کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی کبھی کبھار اس کمرے سے آواز آتی ہے اور میرے ساتھ اب بھی کبھی کبھار مسائل پیش آتے ہیں۔ آج بھی میری آنکھوں میں خون کی لکیریں بن جاتی ہیں اور مجھ میں حرکت نہیں ہوتی۔ والد صاحب دم کرتے ہیں، پھر میں بہتر ہوتا ہوں، اور آج بھی وہ سب سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ سب میں نے کتنی بڑی غلطی کی، اور یہ سبق بھی ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ تھی میرے دوست کی سچی کہانی، اور جو اس کا کزن تھا وہ بھی اس دفتر میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ واقعہ سچ ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور ہاں کا جواب دے کر چلا گیا، اور میں یہ سب دفتر میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں۔ اب سب کی چھٹی ہو چکی ہے، صرف ہم 3 لوگ ہی ہیں دفتر میں، کیونکہ ہم سینئر ہیں، ہمیں فائلز بنا کر بھیجنی ہوتی ہیں۔ تو مجھے ابھی بھی اپنے اس دوست سے ڈر لگ رہا ہے، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور دل میں ڈر بیٹھ رہا ہے، اور مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ حافظ۔